सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, किसी शहर में एक इंतहाई शातिर और चालाक और कहने के मकार शख्स रहा करता था जो धोखे या नाजायज़ तरीके से लोगों का माल बटोरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। एक दिन क्या हुआ कि जी एक दिन उसका किसी काम से शहर से बाहर जाना हुआ तो उसने देखा कि एक पहाड़ के दामन में कुछ लोग सर्वे कर रहे हैं। अब ये उस वीराने में उन्हें देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये लोग इस वीराने में ऐसा सर्वे क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उनके पास चला गया, उनकी बातें सुनने लगा, जिससे उसे पता चला कि उस जगह की खूबसूरती की वजह से एक कंपनी के लोग यहाँ कोई तामीराती शाहकार बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जो पहाड़ है ना वो उनकी राह में हायल हो रहा है। और वो लोग ये बात कर रहे थे कि एक तो पहाड़ को तोड़ने पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा वक्त भी लगेगा, इसलिए यहाँ ये मनसूबा बनाना ठीक रहेगा भी या नहीं। अब ये सुनकर उस शख्स ने उनसे पूछा कि इस पहाड़ को तोड़ने पर कितना खर्च आ सकता है। उन लोगों ने जितनी रकम बताई उसने ऑफ़र की कि वो आधी रकम में उन्हें ये पहाड़ तोड़ कर दे सकता है। अब ये लोग बड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने उससे मुआहदा कर लिया। अच्छा नाज़रीन, दरअसल उसके जहन में एक ऐसा मंसूबा आया था जिससे उसे यकीन था कि वो पहाड़ को खोद डालेगा और ढेरों पैसे भी कमा लेगा, और वो भी मुफ्त में। अच्छा, अब ये मंसूबा क्या था, आप सोच रहे होंगे। वो दरअसल ये था कि कंपनी के लोगों से मुआहदा करने के बाद वो शख्स सीधा अपने शहर में वापस आया और शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे शहर के बाहर जो पहाड़ है उसके अंदर सोने के बड़े ज़खायर हैं। लोगों को सर्वे करती कंपनी के बारे में बताया और उन्हें ले जाकर दिखा भी दिया। बस फिर क्या था, ये खबर कह लें कि जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हथौड़े और दूसरे पहाड़ तोड़ने के जितने भी औजार हैं वो लेकर फ़ौरन भागे पहाड़ तक और उसे खोदना शुरू कर दिया। अब जिधर नज़र जाती थी जो पब्लिक थी वो पहाड़ को रेजा रेजा कर रही थी, सोना ढूंढ रही थी। अच्छा, कंपनी वाले भी हैरान रह गए कि इतने लोगों को वो अदायगी कैसे करेगा, ये इतनी बड़ी टीम है इसकी, लेकिन उनको अंदर की बात नहीं पता थी। अब वो चालाक और मकार शख्स उनके साथ बैठ के ये तमाशा देख रहा था। सोने की तलाश में जो शहर वाले हैं कि जी सोना मिलेगा, उन्होंने 4-5 दिन लगाकर पूरा पहाड़ खोद डाला, लेकिन सोने की जगह मिला तो बस एक मुर्दा चूहा और ऊपर से मुर्दा। अब ये देखकर शहर वालों के गुस्से की इंतहा ना रही, उन्होंने उस शख्स को मार मार कर उस शख्स का किस्सा ही तमाम कर डाला। और इस तरह उसकी सारी जो चालाकी है, होशियारी है, मकारी है, वो मिलकर भी उसकी जान ना बचा सकी, और अपनी उसी चालाकी और लालच की वजह से वो अपनी जान भी गंवा बैठा। अब कहते हैं कि उस वक्त से ये मुहावरा बन गया है जो आपने अक्सर सुना होगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। अब ये कहानी पुरानी है, लेकिन इसकी वजह से जो बनने वाला मुहावरा है वो इस दौर के एक चालाक, अयार और मकार बंदे पर बड़ा फिट आता है। मुहावरा नरेंद्र मोदी, अयार, मकार, चालाक नरेंद्र मोदी। और उसके कश्मीर के बारे में जाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर क्या ये मुहावरा बिल्कुल फिट नहीं आता, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अच्छा जी, अब जैसे कहानी में मौजूद चालाक शख्स है वो झूठ बोलकर लोगों को इस्तेमाल करके माली फ़ायदा उठाना चाहता था, बिल्कुल कह लें कि उसी तरह भारत का ये झूठा, मकार और अयार शख्स मकबूजा कश्मीर के मामले में दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। इसीलिए ये जो झूठी कॉन्फ्रेंस है इसका बड़ा चर्चा किया गया। खुद को पता नहीं क्या ये बंदा साबित करना चाहता था नरेंद्र मोदी, क्या दिखाने की कोशिश की गई कि सारी कश्मीरी क़यादत को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जी कश्मीरियों के मसले जाने जाए पहले और उनको जानकर उन्हें हल किया जाए। ये 2 नंबर आदमी यहाँ भी 2 नंबरी से बाज नहीं आया। ये जो झूठी कॉन्फ्रेंस की गई, इस झूठी कॉन्फ्रेंस में बुलाया भी किससे? उन लोगों को जो कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदे ही नहीं हैं, बल्कि उनकी पहचान भारत की कठपुतलियों की। अक्ल की अंधी कह लें मोदी सरकार, शायद ये समझती है कि लोगों के हाफिजे या यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, उन्हें याद ही नहीं होगा कि खुद भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा इन लोगों के बारे में क्या क्या भाषण देते रहे हैं। अब इसीलिए सोशल मीडिया पर कह लें कि शर्म बेचकर खा जाने वालों को आईना दिखाया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि जी ये जो कल के लुटेरे हैं ये आज इसके मेहमान कैसे बन गए, भारतीय भूले नहीं हैं कि यही बीजेपी रहनुमा ये मंजन बेचते रहे हैं,
कि कश्मीर इसलिए पीछे रह गया क्योंकि वहाँ पे मुफ्ती ख़ानदान, अब्दुल्ला ख़ानदान ने लूट मचा रखी है। ये बातें ये लोग करते रहे ना खुद, अब लोग इनको याद करवा रहे हैं कि हमारी याददाश्त तो कमज़ोर नहीं, हमें तो सब याद है, आप बताएं। अच्छा, जब ये लुटेरे थे तो ज़रा फिर ये भी बता दें कि इन तोहफ़ों को कश्मीर पर मुसल्लत किसने किया था। क्या करें, शर्म मगर तुमको नहीं आती, और आएगी भी कैसे, कैसे आएगी शर्म, सब कुछ तो तुम लोगों ने बेच खाया। और कश्मीर का इतना ही अगर दर्द है तो फिर क्यों हटाया तुमने आर्टिकल 370, क्यों कश्मीर की जो जुदागाना हैसियत है उसको ख़त्म किया। अगर कश्मीर और कश्मीरियों के नुमाइंदों से बात करना मकसद था या अब भी मकसद है, तो फिर असल कश्मीरी रहनुमाओं को क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों हुर्रियत रहनुमाओं को मदऊ नहीं किया गया। पता है क्यों? क्योंकि पता था ना कि उन्हें बुलाया तो फिर मुंह पर खरी सुननी पड़ेगी, पूरी औकात बता देंगे वो इनको। इनकी हुर्रियत रहनुमाओं के सच्चे और जो खरे सवाल हैं उनका सामना करने की इनमें हिम्मत नहीं थी। और जितने जुल्म इन्होंने कश्मीरियों पे किए हैं, जिन आँखों से पैलेट गने चलाकर इन्होंने रोशनी छीनी, उनके नुमाइंदों से आंखों में आंखें मिलाकर बात करने से डर तो लगता होगा ना इन्हें, सुनने का तो हौसला नहीं है इस बुज़दिल आदमी में जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये जो तुमने ड्रामा लगाया, इस पर भारत में ही तुम पर बाकायदा कहते हैं थू हो रही है, वाकई हो रही है। इस पर मैं बात करूंगी। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का क्लिपों का टीम जरा चलाइएगा। अच्छा, देखा आपने क्लिप सुना और उनको सुना, शाह महमूद कुरैशी साहब ने वही बात की। कुरैशी साहब ने बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के नरेंद्र मोदी भी अब ये मान रहा है कि दिलों के दरमियान दूरी है और कश्मीरी दिल्ली से दूर है। और उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो मुलाकात है ये भारत और नरेंद्र मोदी की गिरती हुई साख को बहाल करने की कोशिश थी, जिसे 5 अगस्त 2019 के इक़दाम से बाकायदा नुकसान पहुंचा है। लेकिन मैं आपको ज़रा बता दूं, इसमें भी ये जो बेशरम इंसान है ना, ये फेल हो गया। इसीलिए पाकिस्तान ने मोदी की इस ड्रामेबाजी को नाकाम कोशिश करार दी है। अच्छा, बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के ये जो नशिस्त थी ये नाकाम, बेसूद और बेमकसद थी, जिससे कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, ना होगा। और आज भी कश्मीरी अपनी अलग शनाख्त की तलाश में अपनी खुद मुख्तार हैसियत का मुतालबा करते हैं और आबादियाती तब्दीली को कबूल नहीं करते हैं। और एक और बात वज़ीर ख़ारजा साहब ने कही, बड़ी अहम बात, कि मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों को अपना मुस्तकबिल बाकायदा तारीख दिखाई दे रहा है, इसलिए वो अपने मालिकाना हुकूक, मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और इस बारे में बाकायदा वो लोग फ़िक्रमंद हैं। अच्छा नाज़रीन, मोदी की ये जो APC है ये तकरीबन 3.5 घंटे तक चली, 3.5 घंटे, जिसमें कोई काम की बात नहीं, फ़ायदा ही नहीं, बेमकसद, बेस ड्रामा, जिसमें ये जो गुपकार इत्तेहाद है उसने 4 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल करने का पुरजोर मुतालबा किया, मगर जम्मू से BJP के नुमाइंदों ने रियासत में इंतखाबात करवाने पर और जो नई इंतखाबी हल्का बंदी है उस पर जोर दिया। अब मोदी का इजलास कितना कामयाब था, इसकी गवाही कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद बाज़ लोगों के जो उतरे चेहरे थे ना, वो इसकी गवाही के लिए काफ़ी हैं कि कितना ही कामयाब इजलास था। क्योंकि मोदी हुकूमत ने 2 साल से मकबूजा कश्मीर की तारीख, आबादी का तनासुब और जोग्राफिया ही तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये जो कश्मीर से मनपसंद लोगों को बुलाकर ड्रामा किया गया, इसमें से भी कुछ लोगों ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करके, और ये जो नरेंद्र पर अगर मैं कहूँ कि फिर भी कालक मल दी तो गलत नहीं होगा, और ये स्याही किसी और ने नहीं बल्कि भारत नवाज समझे जाने वाले मकबूजा कश्मीर के साबिक हुक्मरानों ने मली। ये क्लिप देखिएगा, फिर बात करते हैं। अच्छा, ये जो मोदी की नाम नेहाद APC है, इसमें शिरकत से पहले मैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती ने कह दिया था कि वो नरेंद्र मोदी से कहेंगी कि कश्मीर के बारे में यकतरफा इक़दाम गैर कानूनी है और गैर आईनी है, और कश्मीर में अमन उसी वक्त बहाल होगा जब यकतरफा फैसला वापस लिया जाएगा। यही नहीं बल्कि जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने पाकिस्तान से बात करने पर भी जोर दिया, पाकिस्तान से बात करने पर जोर दिया, और उनका ये कहना था कि जब भारत तालिबान से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकता। अब तब्दीली ये आई है कि पहले सिर्फ महबूबा मुफ्ती का ही कहना था, अब ज़रा सुनिएगा, अब उमर अब्दुल्ला के ख्यालात भी बिल्कुल यही हैं, जिसका उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद खुलकर इजहार भी किया। तो नरेंद्र मोदी सुन लो, पाकिस्तान से मुज़ाकरात की जो आवाज़ें हैं अब भारत के अंदर से उठने लगी हैं, अब भारत के अंदर से पाकिस्तान से मुज़ाकरात की आवाज़ें उठने लगी हैं। अब जितनी भी कानों में उंगलियां ठूंस लो, ये आवाज़ें रुकने वाली नहीं है। तो तुम्हें ख्वाब में भी सुनाई देंगी आवाज़ें, सोते जागते उठते बैठते तुम्हें ये आवाज़ें सुनाई देंगी।
क्योंकि आज नहीं तो कल भारत को मुज़ाकरात करने ही पड़ेंगे और कश्मीर के असल वारिसों से, असल नुमाइंदों से, हुर्रियत रहनुमाओं से और पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला आपको पता है, मसला कश्मीर है, सबसे बड़ा मसला। अब इसे लेकर पहले कब कब मुज़ाकरात हुए, मैंने माजी से कुछ डिटेल्स निकाली हैं, कुछ तफसील जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ज़रा सुनते जाइएगा। 1962-63 में पाकिस्तान के पास कश्मीर को आज़ादी दिलाने का एक कह लें कि सुनहरी मौका था, और जब भारत और चीन में जंग भी चल रही थी। लेकिन उस वक्त भारत ने आलमी ताकतों बरतानिया और अमेरिका से मिलकर कह लें कि चाल चलकर खुद को बचा लिया और मुज़ाकरात की आड़ लेकर पाकिस्तान को बाकायदा मजबूर किया गया कि वो भारत पर हमला ना करे। अच्छा, भारत ने कश्मीर को मुतनाज़ इलाका भी तस्लीम कर लिया और उस पर बातचीत करने के लिए राज़ी भी हो गया, लेकिन अफसोस हमने ये मौका गंवा दिया। फिर 1965 जब जंग हुई, 1965 की जंग को लेकर आज के रूस और उस वक्त के सोवियत यूनियन में ताशकंद में भी दोनों मुल्कों के जो सरबराहों के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात हुए। फिर 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने शिमला में सारे जो तनाज़ात हैं उनके पुरअमन हल और मामूल के मुताबिक ताल्लुकात का बाकायदा मुआहिदा किया। आगे चलते हैं। 1988 में दोनों ममालिक के दरमियान एक बार फिर से मुआहिदा तय पाया कि जी एक दूसरे की एटमी तनसीबात पर हमला नहीं किया जाएगा और किसी नए तजर्बे की सूरत में एक दूसरे को मतला किया जाएगा। फिर 1991 फ़ौजी मशकों की जो पेशगी इतला और 1992 नई दिल्ली में जंग की सूरत में एक दूसरे के खिलाफ कीमियाई हथियार इस्तेमाल ना करने का मुआहिदा हुआ। आगे चलते हैं। 1999 में भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी लाहौर आए और शिमला मुआहिदे पर मुकम्मल अमल का अहद करके गए। फिर 2001 जनरल परवेज़ मुशर्रफ और वाजपेयी साहब के दरमियान आगरा में मुलाकात होती है और ये मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहे, लेकिन कोई एलामिया जारी नहीं होता है। आगे चलते हैं। 2001 के बाद फिर 2003 जनरल मुशर्रफ साहब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर भारत के साथ मुख्तलिफ मुआहिदे किए कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कशीदगी है वो पैदा नहीं होने दी जाएगी। अब 2003 के बाद फिर 2004 आता है और इस्लामाबाद में साक मीटिंग, उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान फिर मुज़ाकरात का दौर हुआ। फिर उसके बाद 2007 उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान रेल सर्विस समझौता एक्सप्रेस के नाम से शुरू हो गई थी और उसी साल दोनों ममालिक के दरमियान जामे मुज़ाकरात भी हुए, जिनमें जो एटमी हथियार हैं और बैनुल बरे आज़मी जो मिज़ाइल हैं वो कश्मीर पर एतमाद साजी पर बाकायदा खुलकर बातचीत हुई। फिर आता है 2008 में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला किया गया। अब ये भी कश्मीर के मसले पर एतमाद साजी के अमल को आगे बढ़ाने का हिस्सा था। फिर आता है 2014 और 15 नवाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी के दरमियान 2014-15 में 2 मुलाकातें होती हैं, जिसमें नए सिरे से कह लें कि मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान किया गया। वादे, दावे, मुज़ाकरात, सुना आपने सारी डिटेल्स, बहुत हुए, लेकिन क्या कहूँ मैं, ज़बानी जमा खर्च साबित हुए क्योंकि अमल नहीं किया गया, क्योंकि भारत अपनी ढिठाई से बाज नहीं आया और भारत की नीयत में हमेशा से खोट था, जो कहता था वो करता नहीं था। और जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो प्राइम मिनिस्टर इमरान भारत के 1 कदम के मुकाबले में 10 कदम आगे बढ़ाने की बात की, और ना सिर्फ बात की बल्कि इसका अमली सबूत दिया, प्रैक्टिकली साबित किया कि जो वो बात कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली इस पर अमल करेंगे। ज़बानी जमा खर्च नहीं करते पाकिस्तान। और वज़ीर आज़म पाक भारत मुज़ाकरात के ज़रिए कश्मीर समेत जो तमाम मसाइल हैं उनके हल के लिए क्या सोच रखते हैं, आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं सोच से, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब का क्लिप ज़रा चलाइएगा। अच्छा, आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना, इमरान खान साहब को, और आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के एक बयान पर उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया था। वो बयान क्या था कि कश्मीर का मसला मोदी के दौर में हल होगा, ये बयान था जिस पर उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था। लेकिन उल्टे हालात ये बने कि इस बेशरम शख्स ने कश्मीरियों पर ज़मीन ज़्यादा तंग कर दी। अच्छा, मैं वज़ीर आज़म साहब के इस बयान में
मैं ये समझती हूँ, मेरी ये राय कि चूंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो नीयत है वो साफ़ है, इनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने ये बयान शायद इसलिए दिया होगा कि वो रवायती जो रुकावटें हैं ना उनको आड़े नहीं आने देंगे और भारत के साथ बातचीत शुरू करके इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और पुरअमन हल निकाल लेंगे। लेकिन ये तो मेरे ख्याल से उन्हें बाद में पता चला कि जिस शख्स का नाम नरेंद्र मोदी है वो दरअसल दरिंदर मोदी है, बदनीयत इंसान है, इंसानियत है, तासुब इंतहा पसंदी से भरा हुआ है। और ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, समझौता एक्सप्रेस से लेकर गुजरात के जितने भी मुस्लिम के फसादात हुए वहाँ तक देखने आप, इंतहा पसंदी की आग, मुतनाज़े मुस्लिम दुश्मन कवानीन से लेकर 5 अगस्त के गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम तक सब वाक़यात नरेंद्र मोदी की घटिया गिरी हुई सोच और जहनीत के गवाह हैं। और इसीलिए अब वज़ीर-ए-आज़म साहब की सोच भी बदल गई और उन्होंने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में क्या कहा है कि अगर कोई और भारत का वज़ीर-ए-आज़म होता तो उन्हें यकीन है कि वो उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम कर चुके होते। अगर कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता तो अच्छा ताल्लुक़ कायम कर चुके होते, लेकिन मोदी के होते हुए पाक भारत ताल्लुकात की बहाली मुश्किल है, क्योंकि इसकी राह में आरएसएस का नज़रिया रुकावट। और सच ये कि जैसे मोदी की नाम निहाद एपीसी नाकाम हो गई, फ्लॉप हो गई, बुरी तरह से पिट गई, इसी तरह नफ़रत और तासुब का ये जो आरएसएस का नज़रिया है ये भी अपनी मौत आप मरेगा और बहुत जल्द, क्योंकि जुल्म का ये कारोबार अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रिकॉर्ड की गई है और 45,924 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1052 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक भी हुई और वायरस से 44 अफराद इंतकाल भी कर गए हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक जो मजमूई तौर पर अमवात की तादाद है वो 22,152 हो गई है और जो कुल केसेज उसकी तादाद 9,52,907 हो चुकी है और अब तक वायरस से 8,97,834 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अच्छा, वफाकी वजीर और सरबराह एनसीओसी असद उमर साहब ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर से खबरदार भी किया और उन्होंने कहा है कि जी एनसीओसी में कोरोना का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जायजा लिया गया है, जिससे पता ये चला है कि पाकिस्तान में जुलाई में कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है और एसओपीज पर अमल ना करने से कोरोना बढ़ेगा भी, ऐसा कहना था उनका। और मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी ना रहने की सूरत में कोरोना की चौथी लहर का खतरा है। सरबराह एनसीओसी ने यह भी कहा है कि जी जो शहरी हैं वो कोरोना एसओपीज पर अमल करें और जितना जल्द मुमकिन हो सके वैक्सीनेशन भी करवा लें। अब नाज़रीन, मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल कुछ रोज़ पहले आपको पता है कि सुस्त पड़ जाने के बाद अब अपने मामूल पर आ गया और अल्लाह के करम से अब मुल्क भर में वैक्सीन का अमल जारी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है दो मौजूद में के मोहताज नहीं, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर कैसर सजाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब भाई, ये जो पहली लहर, फिर दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर, अब असद उमर साहब चौथी लहर के हवाले से भी बता रहे हैं कि जुलाई में कुछ चौथी लहर भी एक्सपेक्टेड है, तो ये साइकोलॉजिकली लोगों को कितना अफेक्ट करेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने इस वायरस को सीरियस नहीं लिया, अब तक एसओपीज पे अमल नहीं करें, ये उनकी वजह से अब ये लहर का हमें सामना करना पड़ेगा? देखिए जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले कुछ अरसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए गए थे, बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी, जिसमें मार्केट प्लेसेस को भी बंद किया गया था फॉर 2 डेज, टाइमिंग्स भी उनके रिस्ट्रिक्ट किए गए थे, रेस्टोरेंट्स की इंडोर के साथ साथ आउटडोर डाइनिंग जो थी वो भी बंद थी, सिर्फ टेक अवेज अलाउड थे, ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत सारी और उसके अलावा उसमें भी 50% जो थी वो अटेंडेंस कही गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से और भी थी जिन पे पाबंदियां थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो बंद थे। तो अब ये सारी पाबंदियां जो हैं ये लिफ्ट कर दी गई हैं और उनमें रिलैक्सेशन, ऑफिसेज भी अब 100% अटेंडेंस कर दी है। जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट थी जो वीक में बंद भी होनी थी 2 डेज़, वो भी खोल दी गई है। मार्केट की भी टाइमिंग्स जो हैं वो जो 1 डे पे कर दिया गया। और इस तरह की, जिस तरह आपने देखा है कि बहुत सारी रिलैक्सेशंस, आउटडोर शादियों की भी इजाज़त दे दी गई जो पहले बंद थी। तो पास्ट में भी पहली तीनों वेव्स में हमने देखा है कि जब पाबंदियां उठाई जाती हैं और जो कि इवेंचुअली हमें उठानी पड़ती हैं,
क्योंकि आप लॉन्ग टर्म जो है वो मईशत का और ज़िंदगी का पहिए को नहीं रोक सकते। मगर इनसे दरख्वास्त हमेशा आवाम से यही होती है कि पाबंदियाँ उठने के बाद SOPs पे अमल करें, पर अनफॉर्चुनेटली पास्ट में हमने ये देखा है कि जब पाबंदियाँ उठी तो SOPs पे उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ, तो एक नई वेव जो है वो शुरू हो जाती है। तो अब चूंकि ये पाबंदियाँ उठाई गई हैं और इसके बाद बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड है कि जब भी, क्योंकि अभी हम वैक्सीनेशन के उस नंबर को नहीं पहुंचे जो कि एक सेफ नंबर हो जिसमें हम कह सकें कि हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर चुके हैं और इसका फैलाव नहीं होगा, तो डेफिनेटली पाबंदियां उठने से, और जो आपने देखा भी है कि हमारा पॉजिटिविटी रेशियो पिछले 2-3 दिन पहले 1.6 के ऊपर चला गया था, आज फिर 2+ चला गया। तो ये एक इंडिकेशन है कि ग्रेजुअल इंक्रीज की तरफ हमें इशारा मिल रहा है, जिसके रोशनी में फैक्ट्स और फिगर्स के और डाटा की रोशनी में साइंटिफिक मैं कहूँगी कि बेसिस के ऊपर असद उमर साहब ने इसके लिए वार्निंग दी है। जी ठीक है जी। डॉक्टर कैसे सिदा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने डॉक्टर साहब को भी सुना। डॉक्टर साहब, अल्लाह के करम से मुल्क में जो वैक्सीनेशन का अमल है कुछ रोज़ पहले हमने देखा कि सुस्त हो गया था, लेकिन अब दोबारा रफ्तार पकड़ चुका है। लेकिन अब भी लोगों के अंदर वैक्सीन लगवाने के हवाले से आपने देखा होगा, बल्कि आपको ज़्यादा पता होगा कि अभी भी कश्मकश पाई जाती है कि वैक्सीन आखिर कौन सी लगवाई जाए, कौन सी ना लगवाई जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि जी वैक्सीन कुछ ऐसी हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट्स भी जिनके हैं और लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स का भी सामना करना पड़े। तो प्लीज़ ज़रा लोगों को गाइड कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। फिज़ा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों में अभी तक शक व शुबहात और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उसको फॉलो करने का रुझान अभी भी है, और वो खौफ है कि खुदा ना खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, और बहुत सारी और जो प्रोपेगेंडा है उसके प्रोपेगेंडे में आकर लोग बहुत सारी इस तरह के फैसले कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दूसरी तरफ हमने देखा है कि हुकूमत भी कह रही है और हम भी कह रहे हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बार बार कह रही है लोगों को कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 70 से 75% आबादी के लोग हमारे वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हमें थोड़ा सा उम्मीद हो सकेगा कि हम कोरोना को अपने मुल्क से भगाने में कामयाब हो सकेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक तो कभी कभार हमें नौशीन साहिबा हैं तो मैं मौके से फ़ायदा उठाता हूँ कि वैक्सीन की फैसिलिटीज़ को या वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराएं पॉजिटिवली। कहीं कहीं पे आज भी शिकायत आई कि शायद वैक्सीन जो है वो देर से पहुंची, तो मैं समझता हूं कि लोग आना चाहते हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है और लोग आ रहे हैं सेंटर पे, लाइन लगाते हैं। आज भी मैंने देखा कि लोग 8 बजे से ही लाइन में आके खड़े हो गए, तो वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन लोगों को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताना है, जिसकी कि असद उमर साहब ने बात की और अभी नौशीन साहबा भी कह रही हैं, और आपके प्रोग्राम पे भी मैंने 15 दिन 20 दिन पहले भी कहा था कि अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ के SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे, तो चूंकि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तमाम हमारे रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है उसको खोल रही है, उसको रिलैक्सेशन दे रही है और सब कुछ ऑलमोस्ट खुल गया है, लेकिन लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जैसे कि अब मुझे लगता है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो जुलाई के एंड तक या अगस्त के शुरू में मैं समझता हूं कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे और जिसको हम 4th वेव कह सकते हैं कि चौथी लहर आ जाएगी, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात होगी कि अगर दोबारा हम तो चीज़ों को बंद कर दें तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लोग जहां पर, मेरी दरख्वास्त होगी लोगों से कि जहां वो जब ये लॉकडाउन होता है या उनकी तालीमी इदारे बंद होते हैं, उनके तिजारती इदारे बंद होते हैं, मार्केट बंद हो जाती है और दूसरी चीज़ें बंद हो जाती है, तो वो परेशान होते हैं और बार बार हुकूमत पे प्रेशर डाला जाता है कि जी इस पे खोला जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें एज इट इज़ चलती रहें तो खुदारा अपने लोगों को वैक्सीन लगाएं, अपने लोगों को वैक्सीनेट करें, और जो लोग वैक्सीनेट हो जाएं तो भी आप SOPs को फॉलो करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स हैं और वो वेरिएंट्स इतने सख्त हैं कि खुदा ना खास्ता एक एडवांटेज तो आपको मिलता है कि जब आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि कोरोना का वायरस आप में दोबारा दाखिल हो सकता है, आप कोरोना के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन उसमें शिद्दत नहीं होगी। वैक्सीन लगाने का ये एडवांटेज है। लेकिन आप अगर मास्क लगाते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहेंगे, तो कोरोना आप पे अटैक नहीं करेगा। जी
ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। जुलाई में बकरा ईद भी है और मार्केट और मवेशी मंडी में आपको पता है कि अवाम का रश होगा। इस हवाले से हुकूमत ने कोई SOPs या कोई इकदाम किए हों? क्योंकि असद उमर साहब ने तो जुलाई का महीने को ख़तरनाक तरीन करार दे दिया। जी देखिए, जुलाई के महीने को इसलिए भी ख़तरनाक दिया है क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बड़ा त्यौहार आ रहा है और इसके अंदर बिल्कुल मवेशी मंडियाँ भी लगती हैं। पिछले साल NCOC की तरफ से इसके लिए तमाम मंडियों के बारे में भी और जो भी खरीदो फरोख्त होनी थी, बाज़ारों की भी और मवेशियों की भी, उस सारे के बारे में जो है वो SOPs जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ इशू की गई थी कि किस तरह से मवेशी मंडियां लगेंगी, किस तरह से वहाँ गाहक जाएंगे और किस तरह से हमने वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम SOPs पे अमल दरामद करना है। तो आई एम श्योर कि वो सारा रिवाइज फॉर्म जो है वो दोबारा से लोगों के लिए इशू कर दिया जाएगा। मगर डेफिनेटली कोशिश हुकूमत की इस वक्त यही थी और जैसा कि असद उमर साहब ने कहा था कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बड़ी ईद के आने से पहले वैक्सीनेट कर लें ताकि हमें वो पाबंदियां उतनी सख्ती से ना लगानी पड़ें जैसे हमें पिछले त्योहारों पे लगानी पड़ी थी। और इसके लिए बिल्कुल वैक्सीन की जो है वो उसको इंश्योर किया गया है। और आपको इल्म में होगा कि संडे को भी हमारे पास तकरीबन 15.5 लाख डोजेज़ लैंड की थी। उसके बाद ट्यूसडे को मज़ीद 20 लाख डोजेज़ आई थी और अब इस हफ्ते के अंदर भी हमारे पास 25 से 30 लाख मज़ीद डोजेज़ जो हैं आ रही हैं। तो ये जून के महीने में हमारे पास इतनी डोजेज़ हो जाएंगी कि हम 10-12 दिन के लिए हम सिक्योर हैं। और उसके बाद जुलाई में फिर हमारी नेक्स्ट कंसाइनमेंट शुरू हो जाएंगी। और अच्छी खबर आप सब लोगों के लिए ये भी है कि फाइज़र वालों के साथ भी, चूँकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग बहुत सारे चाह भी रहे थे लगवाना, तो फाइज़र वालों के साथ भी 13 मिलियन डोजेज़ का एग्रीमेंट हो गया हुआ है, परचेज़ का एग्रीमेंट हो गया है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले महीनों में वो वाली फाइज़र की खेप भी हमारे पास पहुंच जाएगी। और मीनवाइल इस वक्त जो फाइज़र हमारे पास है उसके लिए आज अनाउंस किया गया है कि बाहर ट्रैवल करने वालों के लिए वो अलाउ कर दी गई है, जिन्होंने बाहर ट्रैवल करना है और सऊदीया ट्रैवल करना है या जिनके पास वर्क परमिट्स हैं या बाहर के जिनके पास स्टूडेंट्स के पास वीज़ाज़ हैं, उनके लिए भी आज से जो है फाइज़र वैक्सीन जो है वो अवेलेबल कर दी गई है। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था कि जी वैक्सीन की जो एक खुराक है और दूसरी खुराक में अगर ज़्यादा वक्फा दे दिया जाए, ताख़ीर हो जाए तो कोई मसले की बात तो नहीं है? ये बात लोगों को बड़ा कंफ्यूज करती है। देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर विद इन ड्यू डेट नहीं लगाना चाहिए, पहले से नहीं लगाना चाहिए। जैसे अभी जो साइनोवैक की बात हो रही है कि उसमें 6 हफ्ते का टाइम दे दिया गया है, पहले 3 हफ्ते का था, 6 हफ्ते का टाइम दे दिया गया है। वो इसीलिए दे दिया गया है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी और अब 6 हफ्ते का टाइम है, तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर जिद ना किया जाए कि हमें जो है आप पहले लगा दें। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि जी हमें 3 हफ्ते में हमारा हो गया है या 1 महीना होने वाला है तो हमें लगा दिया जाए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि देखें, जो साइंसदान, जो रिसर्चर्स हमें एडवाइस करते हैं, हुकूमत उसी को फॉलो करती है। तो इस वक्त जब चूँकि ये नई बीमारी है और नई रिसर्च हो रही है, हम रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं उसी के तहत हम लोगों को एडवाइस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत डेज फिक्स करे कि जी सेकंड डोज आपको इसी तारीख पे लगाएं, तो उससे पहले ना लगाएं, उससे 2-4 दिन हफ्ता ऊपर हो जाए तो कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, फिर मुझे शुक्रिया अदा करना है। ये पाकिस्तान में जो फाइज़र वैक्सीन का स्टॉक आ गया है, तो सुनने में ये आ रहा है कि जो फाइज़र वैक्सीन है सिर्फ कैंसर, जिगर या जो दीगर आर्ज़ों में मुब्तला अफराद है उनको लगाई जाएगी। इस हवाले से थोड़ा आगाह कर दीजिएगा कि आम आदमी अगर फाइज़र वैक्सीन लगवाना चाहेगा तो क्या वो नहीं लगवा सकता? देखिए जी, इनिशियली तो ऐसा ही था क्योंकि फाइज़र वैक्सीन जो अभी हमारे पास 1 लाख डोजेज आई थी वो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू आई थी, हमें ग्रांट मिली थी। और कोवैक्स वालों ने हमारे साथ इनिशियली ये शर्त रखी थी कि ये आप हेल्थ कॉम्प्रोमाइज लोगों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि ये हमें गिफ्ट था, हमें उनकी बात को फॉलो करना था। मगर अब चूंकि हमने ये देखा है कि हमने जो भी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उन लोगों को बहुत अप्रोच करने की कोशिश की है, मगर उतने लोग जो हैं वो सामने नहीं आए हैं लगवाने के लिए। तो बहुत कम लोगों ने अपने आप को प्रेजेंट किया इसको लगवाने के लिए। तो अब ये ज़ाहिर है वैक्सीन का एक टाइम होता है, एक मियाद होती है,
तो उसकी वजह से हमें इसको यूटिलाइज करना था। तो हमने कोवैक्स वालों से बात की तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया है कि अब जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, जिन मुल्कों में ये फाइजर की वैक्सीन एक्सेप्टेबल है, आप उन लोगों के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीनवाइल इंशाल्लाह ताला मुझे एक बात नौशीन साहबा से करनी है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। जी डॉक्टर साहब, जी प्लीज। मैं नौशीन साहबा से एक दरख्वास्त करनी थी। देखें, ये जो हमारी वैक्सीन है बहुत अच्छी वैक्सीन, साइनोफार्म, साइनोवैक, हमें एक कुदरत की तरफ से पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा एक मदद मिला है और ये बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अब तक साबित हुई है और बहुत कम उसका साइड इफेक्ट है। तो मेरी दरख्वास्त है, हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने जैसे पहले भी कहा कि WHO को हमने खत लिखा है, डॉक्टर टेड्रोस को जो उनके डायरेक्टर जनरल हैं, कि तमाम वैक्सीन जिसको WHO ने रिकॉग्नाइज किया है वो तमाम दुनिया में उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ताकि वो ये ना करें कि जी हम इस सिलसिले में फाइजर लगा के बाहर जाएं। तो तमाम वैक्सीन इंक्लूडिंग साइनोफार्म, साइनोवैक, कैनसाइनो या पाकवैक, ये तमाम को मेरे ख्याल में गवर्नमेंट लेवल पे WHO से बात करके करनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले भी की होगी। तो नौशीन साहबा से ये दरख्वास्त है ताकि तमाम लोग जो परेशान हैं कि हमने तो साइनोफार्म लगा लिया, हम तो फलां जगह नहीं जा सकते, अब क्या होगा, तो ये चीज़ें, ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये बात होगी तो ये इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। खासकर WHO एक ऑर्डर जारी करे या एक नोटिस जारी करे कि तमाम वो लोग जो कि डिफरेंट वैक्सीन जो कि WHO ने एक्सेप्ट की हुई है, उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको दुनिया में एक्सेप्ट किया जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर कैसर का डॉक्टर साहब आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी इस पर। जी ये बहुत वैलिड पॉइंट है और इसके ऊपर WHO से बातचीत हमारी जारी भी है। देखिए वैक्सीन सारी इफेक्टिव है और बहुत अच्छी वैक्सीन है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया की है, ये सुपर पावर्स की आपस में कंट्रोवर्सी होती है और वो एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं होते, तो इट इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इशू देन सेफ्टी एफिकेसी का इशू। सारी वैक्सीन जो हैं वो बहुत सेफ हैं, जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं वो बहुत अच्छी वैक्सीन्स हैं, बहुत इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं और इसके बारे में मुख्तलिफ इसके ऊपर बिल्कुल WHO जो है उनसे बात हो रही है कि जिसको WHO ने अप्रूव किया है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हमें जल्द रिजल्ट भी मिलेंगे। पर मीनवाइल मैं आपको ये बता दूं कि आपको दुनिया में कहीं भी ट्रेवल से ममानियत नहीं है, सिर्फ अगर आपने उस मुल्क की रिक्वायर्ड वैक्सीन नहीं लगाई तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी एंट्री जो है वो बैंड नहीं है कहीं पर। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके वक्त के पे जाना, ब्रेक से वापसी पे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद है। जी सदीक, आज की बड़ी खबर। जी इस वक्त इस पर गौर किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कल जो फैसला आया है जिसके मुताबिक सजा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान से फ़रार हैं, इस फैसले के बाद क्या UK के जो इदारे हैं, वहाँ की जो अदालतें हैं, वहाँ से पाकिस्तान को कोई फेवर मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये फ़ैसला पाकिस्तान को किस हद तक सपोर्ट करेगा। और इस पर भी सोच विचार की जा रही है कि इस फैसले के बाद हमारी जो कानूनी हिकमत अमली है वो क्या होनी चाहिए। क्या हमें दोबारा से एक नया केस तैयार करके और UK के इदारों से रब्ता करना चाहिए कि हमें ये सजा याफ्ता मुजरिम चाहिए। पहले ये ज़मानत पर था, इसकी जजमेंट सस्पेंड थी, लेकिन अब इसकी सज़ाएँ क्योंकि बहाल हो गई हैं। और इसमें एक और नुकता बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि ये जो इनको सज़ाएँ हुई थी इनमें एक अहम नुकता मनी लॉन्ड्रिंग का था। आप देख रही हैं आलमी इदारों की मुनाफ़कत, आप देख रही हैं कि एक तरफ तो FATF के मामले में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पे जो है वो खातिर खा उस तरह से कानून साजी के मामलात हों या अमल दरामद नहीं करवा रहा। दूसरी तरफ जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके वहाँ जाकर पनाह लेकर बैठे हैं उन मुल्कों में, उन लोगों को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जाता। और वैसे बड़ा वो कहा जाता है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ये करें वो करें। जब यहाँ पे सजाएँ हो गई हैं तो आप क्यों उन लोगों को वहाँ बिठाए हुए हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान के इदारों को इसलिए मतलूब है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो अब जब ये नया केस तैयार होगा इस पर गौर किया जा रहा है। और एक और जो मामला सामने आया है वो ये है कि अगर ये मेरिट्स के ऊपर इस केस को सुन के और डिसाइड किया जाता और नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद होती मेरिट्स के ऊपर और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करते और ये जजमेंट फाइनल हो जाती, तो फिर शायद पाकिस्तान के लिए आसानी थी कि पाकिस्तान UK की अदालतों से रजू करता, वहाँ के इदारों से रजू करता कि ये जो एवन फील्ड हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जो फ्लैट्स हैं जिनमें नवाज शरीफ और उनके बच्चे रह रहे हैं, बेटे रह रहे हैं,
ये अब पाकिस्तान की मलकियत हैं और जजमेंट फाइनल हो गई है, अब हम इनका कब्जा लेना चाहते हैं, आप हमारे हवाले करें। फिर पाकिस्तान कोशिश ज़रूर कर सकता था, क्योंकि है बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर यूके पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ ताउन करना शुरू कर दे कि यहाँ से जो पैसा लूट कर ले जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, करप्शन करते हैं, चोरी करते हैं और उन मुल्कों में जाके असासे और जायदादें बनाते हैं और उन लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया, तो कई लोग वापस आएंगे तो वहाँ पे तो उनको यूके को तो नुकसान है, क्योंकि उन्होंने तो इन लोगों को फैसिलिटेट किया हुआ है जो मुख्तलिफ लोगों से, गरीब मुल्कों से पैसा लूटते हैं, चोरी चकारी करते हैं और वहाँ जाके असासे और जायदादें बनाते हैं, अपने कारोबार वहाँ पे सेट करते हैं। आप मियां नवाज शरीफ को देख लें, उनके असासे बाहर, उनकी जायदादें बाहर, उनकी औलाद बाहर, उनका वो खुद बाहर, और वो रहना भी वहीं चाहते हैं। आप जब वो पाकिस्तान में थे तब भी वो कोशिश करते थे कि हर ईद पे वो जो है वो यूके जाएँ, लंदन जाएँ, वहाँ पे वो ईद गुजारें। अब भी देखें शहबाज शरीफ साहब कितनी कोशिश की उन्होंने बाहर जाने की। तो अब इस पे लीगल टीम जो है वो गौर कर रही है और जल्द इस पे किसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये है बहुत मुश्किल मामला। और यूके जो नवाज शरीफ को वापस नहीं भेज रहा, ये लीगल मैटर नहीं है, ये एक तरह का पॉलिटिकल मैटर है। जाहिर है वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ वहाँ पर रहें, वो नवाज शरीफ पे एहसानात करें। कल को अगर नून लीग इक़्तिदार में आती है, नवाज शरीफ की पार्टी इक़्तिदार में आती है, वो खुद तो तायत नाहल है लेकिन उनकी पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो जाहिर है यूके को ये फ़ायदा होगा कि वो बहुत सारी बातें जो इनसे मनवाना चाहेंगे वो मनवाएंगे, कि वो याद दिलाएंगे कि भाई हमने आप पे एहसान किया था, पाकिस्तान ने सारी कोशिशें करके देख ली थी आपको वापस ले जाने के लिए, हमने नहीं दिया था आपको वापस, उस वक्त हमने आप पे एहसान किया था। और जो इस वक्त हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जिस जुर्रत के साथ वो इनकार कर रहे हैं इंटरनेशनल कुव्वतों को अड्डे देने का मामला हो या कोई और मामला हो, तो ये लोग कैसे इनकार करेंगे? ये लोग जिनके आप देख लें दुबई में अपने बेटी की कंपनी में मुलाजमत करते हैं, कोई यहाँ पे वजीर दिफा होके और वजीर खारजा होके और दुबई में उसके पास हुनरमंद मजदूर का जो है वो काम है, कोई यहाँ पे वजीर दाखिला होके और आम मिनिस्ट्री के साथ उसके पास सिक्योरिटी गार्ड का काम है। तो ये लोग जो इस तरह के मुल्कों में जाके पनाह लेते हैं, जो वहाँ पे अकामे लेते हैं, जो वहाँ पे जायदादें छुपाते हैं, जो टैक्स चोरी करके वहाँ जाके असासे बनाते हैं और बाद में उनकी फेवर्स लेते हैं, उन मुल्कों से ज़ाती फ़ायदे लेते हैं और उनको कहते हैं कि हमें बचा लो, हमें पाकिस्तान वापस ना भेजना, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, मैं जेल नहीं काटना चाहता, और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं जी पाकिस्तान में तो जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जबर हो रहा है। भाई कौन सा आपके ऊपर जुल्म हो रहा है? आपसे अदालत ने सादा से 3 सवाल पूछे थे, चाहे वो अल अजीज़िया हो, चाहे वो फ्लैगशिप हो, चाहे वो एवन फील्ड हो, 3 सवाल आपसे पूछे थे। पैसा कमाया कैसे, पैसा भिजवाया कैसे, और रसीदें कहाँ पे हैं, कब आपने ये फ्लैट्स खरीदे, किससे खरीदे, कितने पैसे पे किए, किस तरह से पे किए, ये 3 सवाल थे। और आप कहते हैं जुल्म हो गया। और मरियम साहबा जो पहले आंसू बहाती थी मीडिया के सामने कि वालिद साहब की हालत इतनी ख़राब है कि 24 से 48 घंटे में इन्हें लंदन के किसी ऐसे अस्पताल में अगर दाखिल ना कराया गया जहाँ इनकी छोटी बड़ी तमाम बीमारियों का इलाज है, तो कोई भी मिसहैप हो सकता है, कोई बुरी खबर आ सकती है। अब वो डंके की चोट पे मीडिया के सामने कहती हैं कि मेरे वालिद तो बीमार है ही नहीं। वो तो इसलिए नहीं आ रहे कि ये मलिक कयूम वाले सूरत हाल नहीं है कि मियाँ साहब फ़ोन करके कहें कि जी इतनी सज़ा मेरी देनी है, इतनी नहीं देनी, इस तरह मुझे बरी करना है। शहबाज ने फ़ोन करके जज को कहें, ये वो वाले हालात चाहते हैं। और इनसे पूछें कि ये जो आइन कहते हैं, आइन की जो है ना वो यहाँ पे हुक्मरानी होनी चाहिए। आइन की कौन सी शिक ये बात कहती है कि कोई मुजरिम अदालत को कहेगा कि आप लिख के दें कि आप इंसाफ करेंगे? भाई अदालत का काम ही इंसाफ करना है, जजेस ने हलफ ही इंसाफ के लिए हुआ है, तो किसकी आपको गारंटी चाहिए कि आप गारंटी देंगे इंसाफ होगा तो तब मियाँ साहब आएंगे? यानी बेसिकली अदालतों पे एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। नहीं, वो मलिक कयूम वाला चाहते हैं ना कि फोन करके ये बताएं और इनको बता दिया जाए कि जी बरी होंगे मियां साहब। हाँ, टेंशन ना लें, फैसले लिखवाए जाएं कि हमारी मर्जी मंशा के मुताबिक फैसले। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। और ये इसीलिए 2023 का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी तब्दीलियां होनी है जुडिशरी में। जी जी, जुडिशरी में बड़ी तब्दीलियों का इंतजार कर रहे हैं। जी आप कंप्लीट कीजिए बात। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।